Hello everyone. Welcome to Study Smart IAS PCS. This is day 23 of our Smart अध्ययन सीरीज. आज हम कुछ छोटे छोटे PYQs से इंस्पायर्ड टॉपिक्स को कवर करेंगे. सबसे पहला टॉपिक पल्सन्स एंड न्यूट्रॉन स्टार्स नहीं है. पहला टॉपिक कुछ और है. आप सबने चैट जीपीटी का नाम सुना है? इसमें जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है कितने लोगों को पता है? जिसको पता है तुरंत पॉज करके लिखो कमेंट में, और जिसको नहीं पता है वो ये जान ले कि चैट जीपीटी में फुल फॉर्म होता है चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर. बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस में भी पूछा जा सकता है. जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर याद रखना चैट जीपीटी का फुल फॉर्म है. ठीक है, ये किस कंपनी ने बनाया है इस एआई को? चैट जीपीटी क्या है ये तो आपको पता ही है. एआई पावर्ड लैंग्वेज मॉडल है जिसको डेवलप किया है ओपन एआई ने, ओपन एआई नाम की कंपनी ने, राइट. और लॉन्च कब हुआ था चैट जीपीटी? 30 नवंबर 2022. एग्जैक्ट डेट याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है. ठीक है, 30 नवंबर 2022 को. और जो इस कंपनी के सीईओ हैं ओपन एआई के, उनका नाम क्या है? सैम एल्टमैन. सैम एल्टमैन. कैसे याद रखोगे? चैट जीपीटी को आप सेम चीज़ बोलोगे और उसको अल्टर करने को बोलोगे, अल्टर भी कर देगा, और सेम कंटेंट बोलोगे, सेम कंटेंट भी दे देगा. तो सैम एल्टमैन. सेम कंटेंट को अल्टर करने वाला मैन कौन है? ओपन एआई का मालिक सीईओ सैम एल्टमैन, जिसने चैट जीपीटी को बनाया है, जिसका फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर. ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन हो गई. आगे देखते हैं कुछ मेडिकल टर्म्स और कुछ डिसऑर्डर्स. एनोस्मिया. एनोस्मिया मतलब नोज़ में क्या हो गया? नोज़ में क्या हुआ तुम्हारे? इट रिफर्स टू द पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, जिसमें आपको स्मेल ही नहीं आ रही है. ठीक है, पूरी तरह से स्मेल का लॉस हो गया, पार्शियल या कंप्लीट. ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है. तो नोज़मिया याद रखना. अनोज़मिया मतलब नोज से रिलेटेड है. एनोरेक्सिया नर्वोसा, आपको मैंने बुलिमिया पढ़ाया था याद है? वो भी ईटिंग डिसऑर्डर था जिसमें आप ज़्यादा खाने लगते हो. वैसे ही ये एनोरेक्सिया नर्वोसा है. इसमें क्या होता है? ये भी ईटिंग डिसऑर्डर है, बट इसमें आप बहुत ही कम खाने लगते हो. आपको बेवजह लगने लगता है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, जबकि वो होता आपका वेट लॉस है. ठीक है, आप बहुत डेंजरसली पतले हो जाते हो, बट आपको लगता है ऐसा है कि आपका वेट ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, इसलिए आप बहुत कम खाने लगते हो. पीपल में रॉन्गली बिलीव दे आर ओवर वेट इवन वैन अंडर वेट. लोगों को लगता है कि वो ओवर वेट है जबकि वो अंडर वेट होते हैं. ये कंडीशन वुमेन को ज़्यादा अफेक्ट करती है दैन मैन. एक्चुअली टीनेज ईयर्स में ज़्यादा होता है. ठीक है, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा याद रखना ईटिंग डिसऑर्डर है, जस्ट लाइक बुलिमिया जो मैंने पढ़ाया था. इंसोम्निया स्लीप डिसऑर्डर सबको पता है. डिस्नोपिया ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है. डिस्पनिया जो है, डाइस्निया जो भी बोल रहे हैं इसको, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है. ठीक है, डाइस्निया इज़ अ मेडिकल टर्म फॉर द फीलिंग ऑफ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग. इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? चेस्ट में टाइटनेस, इनहेल नहीं कर पाते एयर को ठीक से. ये किसी हार्ट या लंग डिसीज़ का साइन भी हो सकता है. कभी कभी ये टेम्परेरी होता है और कभी कभी इंटेंस एक्सरसाइज के बाद भी ये होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग. नेक्स्ट इज पल्सर्स एंड न्यूट्रॉन स्टार्स. दोनों में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज़ पल्सर, व्हाट इज़ न्यूट्रॉन स्टार? देखो, पल्सर्स को समझना है तो पहले न्यूट्रॉन स्टार को समझना पड़ेगा, तभी पल्सर समझ आएंगे. देखो, पहले न्यूट्रॉन स्टार समझ लो. जब कोई बहुत बड़ा स्टार है, ठीक है, हमारे सन से भी बहुत बड़ा स्टार, जब उसका सारा फ्यूल ख़त्म हो जाता है अंदर का, तो वो एक्सप्लोड करता है, बहुत तेज़ी से एक्सप्लोड करता है और सुपरनोवा बन जाता है. ठीक है, एक्सप्लोड इन अ सुपरनोवा. अब जब एक्सप्लोजन हो गया, तो इस स्टार के कोर में, इसका जो कोर था वो स्क्वीज़ होके रह जाएगा. ठीक है, पूरी तरह से स्क्वीज़ हो जाएगा, पूरा तो एक्सप्लोड हो गया सब कुछ, तो ये जो कोर है ये स्क्वीज़ होके बचा रह जाता है. इतना ज़्यादा टाइटली स्क्वीज़ होता है ये कोर एक्सप्लोजन के बाद कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म द न्यूट्रॉन. ये जो कोर होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब जो है न्यूट्रॉन बन चुके होते हैं इसमें. एक्सट्रीमली स्मॉल बट अनबिलीवेबल हैवी न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का मास होता है ये न्यूट्रॉन स्टार. ठीक है, इसका लगभग 1 चम्मच भी अगर इसके मटेरियल लोगे ना तो किसी अर्थ के माउंटेन के बराबर होगा वो. तो इतना हैवी होता है ये न्यूट्रॉन स्टार. ठीक है, तो न्यूट्रॉन स्टार समझ आ गया. बहुत बड़ा स्टार एक्सप्लोड हो गया सुपरनोवा में, तो जो कोर बचा उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है बिल्कुल बहुत टाइटली कंबाइन होकर न्यूट्रॉन फॉर्म कर लिया उन लोगों ने, तो उसको ही न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं, राइट. अब ये जो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं ये बहुत फास्ट स्पिन करते हैं. ठीक है, कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स जो होते हैं वो बहुत फास्ट स्पिन करते हैं और इनकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है. जब ये बहुत तेज़ी से फास्ट स्पिन करते हैं तो इनसे कुछ बीम्स ऑफ लाइट्स निकलते हैं. ठीक है, कुछ बीम्स ऑफ एनर्जी निकलते हैं जो लाइट की तरह होते हैं, राइट.
और जैसे जैसे स्टार स्पिन करता है ये बीम जो लाइट्स निकल रही हैं इधर उधर ये स्पिन करती हैं अक्रॉस स्पेस, राइट। अब अगर इस लाइट के बीच में अगर कभी अर्थ आ जाता है, ठीक है, तो अर्थ पे हमें रेगुलर पल्स ऑफ रेडियो वेव्स और लाइट दिखती हैं, हमें अर्थ दिखती है, अर्थ पे दिखती है लाइट, ठीक है, रेगुलर पल्स ऑफ रेडियो वेव्स और लाइट दिखती हैं। उसी को बोलते हैं हम पल्सर्स, जो न्यूट्रॉन स्टार्स के स्पिन करने की वजह से जो लाइट फैल रही है ना चारों तरफ, वो अगर अर्थ उसके रास्ते में आ गई तो अर्थ पे भी आती है रोशनी उसकी, उसी को हम पल्सर्स बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार्स आर कॉल्ड पल्सर्स बिकॉज दे लुक लाइक दे आर पल्सिंग ऑन अस, ठीक है। ये सबसे ईजी लैंग्वेज मैंने आपको समझाया है, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब देख लो एक्चुअली लिखा क्या है। पल्सर्स क्या होते हैं? पल्सर्स आर रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स, बताया ना, न्यूट्रॉन स्टार्स बहुत तेज़ी से रोटेट कर रहे हैं तो वो पल्सर्स कहलाएंगे, बिकॉज उनसे बीम ऑफ रेडिएशन एमिट होगा एट रेगुलर इंटरवल्स रेंजिंग फ्रॉम सेकेंड्स टू मिली सेकेंड्स। द रेडिएशन इज डिटेक्टेड एज अ रेडियो पल्स व्हेन द बीम्स पॉइंट टुवर्ड्स द अर्थ। जैसे ही वो बीम अर्थ की तरफ पॉइंट होंगी तुरंत हमें रेडियो पल्स के तौर पे दिखाई देगा वो रेडिएशन, ठीक है। ये पल्सर्स पहली बार डिस्कवर किए थे जॉकलिन बेल बर्नल ने 1967 में, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इनका नाम याद रखना, फिर भी अगर याद कर पाओ तो कर लेना, ठीक है। बेल बर्नल, 2 वर्ड याद रखना, बेल बर्नल, ठीक है। जॉकलिन बेल बर्नल ने पहली बार पल्सर्स को देखा था। अब ये जो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है इनकी, बताया मैंने आपको, ठीक है। और ये हाई एनर्जी के बीम्स एमिट करते हैं अपने नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड्स हैं तो मैग्नेटिक पोल्स होंगे इनके, तो नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल से अपने ये न्यूट्रॉन स्टार्स जो हाईली रोटेट कर रहे हैं उनसे हाई एनर्जी बीम्स निकलेगी, ठीक है। एनर्जी बीम्स निकलेगी तो स्पेस में फैलेगी और जैसे ही अर्थ से अलाइन होगी हमें वो ऑब्जर्व होती हैं एज ए पल्सेस। दीज न्यूट्रॉन स्टार्स आर कॉल्ड पल्सर्स, इन्हीं को पल्सर्स बोलते हैं। मतलब न्यूट्रॉन स्टार्स और पल्सर्स डिफरेंट नहीं है। न्यूट्रॉन स्टार्स की बीम जब अर्थ पे ऑब्जर्व होती है तो पल्सर्स कहलाती हैं, ठीक है। तो अगर पल्सर और न्यूट्रॉन स्टार में कोई डिफरेंस पूछे तो याद रखना मोस्ट ऑफ द न्यूट्रॉन स्टार्स जो ऐसी बीम एमिट करते हैं वो पल्सर्स होते ही होते हैं, लेकिन नॉट ऑल न्यूट्रॉन स्टार्स एमिट पल्सेस डिटेक्टेबल फ्रॉम अर्थ। कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जो पल्सर्स एमिट तो कर रहे हैं बट कभी अर्थ से अलाइनमेंट उनका हो नहीं पाता तो वो पल्सर्स नहीं बन पाते, क्योंकि अर्थ पे जब ऑब्जर्व होगा तभी पल्सर कहलाओगे ना। अगर अर्थ पे आपकी रोशनी आ ही नहीं पा रही तो आप पल्सर्स क्यों कहलाओ? तो याद रखना उनकी पल्सेस अर्थ से डिटेक्ट नहीं होती। सो ऑल पल्सर्स आर न्यूट्रॉन स्टार, जितने भी पल्सर दिख रहे हैं अर्थ पे वो सब न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, बट नॉट ऑल न्यूट्रॉन स्टार्स आर पल्सर्स। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? कभी भी क्वेश्चन आए गलत मत करना, ठीक है। ऑल पल्सर्स आर न्यूट्रॉन स्टार्स बट ऑल न्यूट्रॉन स्टार्स आर नॉट पल्सर्स। पल्सर्स सिर्फ वही कहलाएंगे जिनकी एमिट जो अर्थ पे दिखेंगे जिनकी लाइट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा आसान लैंग्वेज में, नहीं आया तो फिर से पूरा देखना, समझ आ जाएगा। बाकी न्यूट्रॉन स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है मैंने आपको बता ही दिया। एक सुपर मासिव स्टार जब डाई होता है, मरता है, तो रेड सुपर जायंट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर एक्सप्लोड होता है एज अ सुपरनोवा की तरह, और लीविंग बिहाइंड अ वाइट डॉर्फ, एक वाइट ड्रॉप भर जाता है। और जो इसका रिमेनिंग कोर होता है, ठीक है, एक्सप्लोडेड स्टार का, उसका मास होता है लेस देन अबाउट 3 टाइम्स ऑफ द सन मास, और वही कोर न्यूट्रॉन स्टार में कोलैप्स हो जाता है। उसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब न्यूट्रॉन बन के न्यूट्रॉन स्टार बन के रह जाते हैं। अगर कोर और ज़्यादा मासिव हुआ तो ये और ज़्यादा कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन जाता है, ठीक है, अगर कोर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या मैसिव हुआ तो। न्यूट्रॉन स्टार्स का नाम इसलिए है क्योंकि दे आर मेड प्राइमरली ऑफ न्यूट्रॉन्स। इफ दीज स्टार्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर क्रश्ड टुगेदर अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, इन स्टार्स में, न्यूट्रॉन स्टार्स में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अच्छे से क्रश हो जाते हैं एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर, फॉर्मिंग न्यूट्रॉन्स, याद रखना, ठीक है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स क्रश होकर न्यूट्रॉन बन गए, इसलिए न्यूट्रॉन स्टार कहलाया। अगर इसका कोर और ज़्यादा हैवी होता, और ज़्यादा मासिव होता तो ये कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन जाता, फिर न्यूट्रॉन स्टार नहीं बनता। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा कैसे न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म होता है। कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ को देख लो, कोल के बारे में जानो पहले। लार्जेस्ट कोल फील्ड ऑफ इंडिया कहाँ है? झरिया, झारखंड में है, ठीक है। कोल प्रोडक्शन में टॉप मोस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है? छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में टॉप मोस्ट प्रोडक्शन होता है कोल का, और झारखंड में हाईएस्ट कोल रिजर्व्स है। अगर कोल रिजर्व्स की बात आए तो सबसे ज़्यादा झारखंड में है, ठीक है, क्योंकि झारखंड में लार्जेस्ट कोल फील्ड भी है झरिया में। लेकिन अगर कोल प्रोडक्शन में टॉप करने की बात आए तो छत्तीसगढ़ इज द टॉपर, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत जगह उड़ीसा भी दिया हुआ है छत्तीसगढ़ की जगह कि उड़ीसा इज़ द टॉप मोस्ट कोल प्रोड्यूसर, तो आप देख लेना एक बार उड़ीसा है कि छत्तीसगढ़ है। वैसे उड़ीसा ही होना चाहिए जहाँ तक है, आई थिंक ये गलती से लिखा है तो इसको उड़ीसा मान लो, बाकी एक बार वेरीफाई भी कर लेना आप लोग, राइट। और झरिया झारखंड में लार्जेस्ट कोल फील्ड है, ये तो पता ही है, ठीक है। एक चीज़ और, वीडियो में अगर कोई एरर होती है ना, ठीक है, बिकॉज देखो कंटेंट टीम अलग है, हम लोग की टीम अलग है, तो कुछ एरर होती है अगर वीडियो में तो हम लोग कमेंट में पिन कर देते हैं। जस्ट लाइक यस्टरडे वो अजंता एलोरा वाला था तो इशिता का कमेंट मैंने पिन कर दिया, राइट।
एक बार कमेंट करने से पहले देख लिया करो पिन्ड कमेंट में एरर ऑलरेडी तो मेंशन नहीं कर दी मैंने, क्योंकि ऑलरेडी पिन कर दिया अगर कमेंट में एरर को, तो आप बार बार उस एरर को लिखोगे ना तो वो स्पैम हो जाता है वीडियो, फिर वीडियो से व्यूज़ कम हो जाते हैं, राइट। तो बार बार मत लिखा करो ये गलत है ये गलत है, ऑलरेडी मैं पिन कर देता हूँ, ठीक है। एक बार कमेंट करने से पहले चेक कर लिया करो कहीं सर ने पिन तो नहीं कर रखा है वो ऑलरेडी वो गलती, क्योंकि वो तो मैं पिन कर दिया ताकि आप लोग पता चल जाए कि ये एरर है, राइट। कल इशिता का कमेंट मैंने पिन कर दिया था, वैसे ही आज अगर कोई मिस्टेक होगी जैसे ये चेक करना, अगर उड़ीसा है, मुझे तो लग रहा है उड़ीसा ही है, बट अगर छत्तीसगढ़ी हुआ तो बताना, ठीक है। बाकी झरिया झारखंड लार्जेस्ट कोल फील्ड है इंडिया की, झारखंड हैज़ द हाईएस्ट कोल रिजर्व्स इन इंडिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना। अब जितने लोग अभी तक वीडियो में बने हुए, बिकॉज 10 मिनट का वीडियो तो हो गया, अभी तक जितने लोग वीडियो में बने हुए हो, आप सब ने कमेंट किया था दिल से दिल तक, आज कमेंट करो प्रीलिम्स से मेंस तक, प्रीलिम्स से मेंस तक आपको जाना है ना, प्रीलिम्स से मेंस तक। तो अगर जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं वो इस बात का प्रूफ दो कि हमने पूरा वीडियो देखा है, और कमेंट करो प्रीलिम्स से मेंस तक अलॉन्ग विद योर अटेंडेंस, ठीक है। चलो थोरियम और सिल्क की बात करते हैं। केरला इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम इन इंडिया, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम कौन है? केरला है, याद रखना इस चीज़ को। अच्छा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा थोरियम रिजर्व्स कहाँ है? इंडिया में है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा थोरियम रिजर्व्स इंडिया में है, उसके बाद ब्राज़ील में है, राइट। ये चीज़ याद रखना। सिल्क के मामले में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कर्नाटका है, सिल्क पहन के नाटक कर रहे हैं। कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन इंडिया। सिल्क के लिए याद रखना गवर्नमेंट की एक स्कीम भी है, सिल्क समग्र 2 स्कीम, ठीक है। अगर मान लो ये सिल्क हटा के सिर्फ समग्र 2 स्कीम दे दें और पूछे क्या है, तो याद रखना सिल्क के रिलेटेड स्कीम है वो, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड पूछा जाए तो चाइना है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है और चाइना लार्जेस्ट है सिल्क के मामले में। और सिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया में कौन है? कर्नाटका। थोरियम का केरला। इस तरह से इतनी चीज़ें याद रखना। ये एक एक पॉइंट इनमें से कुछ भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसी चीज़ें हैं एक बार पढ़ोगे तब भी याद हो जाती हैं, हर चीज़ की ट्रिक की ज़रूरत नहीं होती है। आयरन ओर, उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का इंडिया में, ठीक है। और वर्ल्ड की बात करेंगे, वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया है हाईएस्ट प्रोडक्शन रिजर्व ऑफ आयरन ओर, ठीक है। वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया में उड़ीसा है। आयरन ओर की बात करें तो, ठीक है, आयरन ओर का समझ आ गया। इंडिया में उड़ीसा है, वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। मेजर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी उड़ीसा की हैं जहाँ आयरन प्रोड्यूस होता है? क्योंझर, सुंदरगढ़, मयूरभंज, ये सब मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, उड़ीसा की, जहाँ आयरन ओर होता है। मध्य प्रदेश की क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जबलपुर, बिजौरी, टीकमगढ़, यहाँ भी आयरन मिलता है, आयरन ओर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कॉपर ओर की बात करें तो लार्जेस्ट रिजर्व कॉपर ओर का राजस्थान में है, याद रखना। लार्जेस्ट रिजर्व तो राजस्थान में है कॉपर का, लेकिन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? मध्य प्रदेश, ठीक है। लार्जेस्ट रिजर्व आएगा अगर तो राजस्थान है कॉपर के मामले में, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाएगा अगर तो मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। एमपी इज़ द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। रिजर्व सबसे ज़्यादा राजस्थान में, लेकिन प्रोड्यूस कौन कर सबसे ज़्यादा? एमपी कर रहा है, ठीक है। इतना ही याद रखना, झारखंड वारखंड मत याद रखना। टॉप मोस्ट रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में कॉपर का, और एमपी में टॉप मोस्ट प्रोडक्शन होती है कॉपर की। इस तरह हमने थोड़े थोड़े करके देखेंगे ये मिनरल वाले, ठीक है। इतने इतने करेंगे ताकि हमें याद हो जाए, हमें किसी की ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़े। अभी आज एक साथ सारे करते तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं आप, इतने 3-4 के देख लिए ना, जैसे रोज़ थोड़े थोड़े देखेंगे, ठीक है ना। अब कॉपर ओर का याद हो गया आपको। अच्छा बताओ, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉपर कहाँ होता है? चिले। चिले में सबसे ज़्यादा रिजर्व्स भी हैं और प्रोडक्शन भी वहीं होती है, तो वर्ल्ड वाइड इट्स चिले, राइट। इंडिया में रिजर्व राजस्थान एंड प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश। इतना क्लियर हो गया सब कुछ, ठीक है। कुछ मिस्टेक्स हो तो कमेंट में बता देना आप लोग। नेक्स्ट इज जियोदेसी। जियोदेसी क्या है ये? जियोदेसी एक्चुअली होता क्या है? ये ब्रांच ऑफ साइंस है व्हिच डील्स विद द एक्यूरेट मेजरमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ। अर्थ की 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए और समझने के लिए ये ब्रांच ऑफ साइंस है। कौन सी 3 प्रॉपर्टीज़? अर्थ का ज्योमेट्रिक शेप क्या है, अर्थ का ओरिएंटेशन क्या है, और अर्थ की ग्रेविटी फील्ड क्या है। इन तीनों प्रॉपर्टी से डील करने वाली साइंस को बोलते हैं जियोदेसी। जियोदेसी याद रखना, ठीक है। क्यों ऐसा नाम क्यों है भाई? क्योंकि अर्थ का जो शेप है ना, वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, ना ही सर्कुलर है। अर्थ का जो यूनिक शेप है उसका नाम है जियोइड। इसलिए जो अर्थ के शेप की स्टडी कर रहे हैं उसको जियोडेसी बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि जियोलॉजी तो ऑलरेडी कैप्चर हो चुका था हमारा, और शेप हमारा जियोइड है, जियोडेसी जियोदेसी, ऐसे करके इसको याद कर लेना, ठीक है। अभी हम ग्रेट लेक्स की बात कर लेते हैं। अमेरिका वाली ग्रेट लेक्स, नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रेट लेक्स हैं, इनको पहले तो आप
वेस्ट से ईस्ट अरेंज करना सीख लो। सुपीरियर सबसे वेस्ट में है, उसके बाद है मिशिगन, देन ह्यूरॉन, देन एरी एंड देन ओंटारियो, राइट। ये इसका वेस्ट टू ईस्ट लिख लो, ठीक है। इसका वो भी तो होता है एस म्यू, ठीक है, एस म्यू ऐसे करके इसका याद रखना, वेस्ट टू ईस्ट, राइट। ये तो हो गया इसका। और क्या याद रखोगे, इनके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लो। ओंटारियो और एरी के बीच में नियाग्रा फॉल्स होता है ना, एस म्यू, तो ई और ओ लास्ट में है, इन दोनों के बीच में हो रहा है नियाग्रा फॉल्स, याद रखना नियाग्रा फॉल्स ई और ओ के बीच में हो रहा है, ठीक है। ग्रेट लेक्स आर ग्रुप्स ऑफ 5 ग्लेशियल फ्रेश वाटर लेक्स। ये क्या है 5 लेक्स, ये ग्लेशियल फ्रेश वाटर लेक्स हैं, ठीक है। शेयर्ड बाय यूएसए एंड कनाडा, यूएस और कनाडा में शेयर करती हैं। लेक मिशिगन की बात अगर करें तो ये पूरी तरह से यूएसए के बीच में आती है, पूरी तरह से यूएसए के अंदर आती है। एस म्यू में जो एम आ रहा है ये पूरी तरह से यूएस के अंदर है। एक ऐसी लेक पूछेंगे 5 लेक में से ऐसी कौन सी है जो पूरी तरह यूएसए के अंदर आ रही है, तो वो मिशिगन है, राइट। और लेक सुपीरियर जो है उसकी खास बात क्या है, इट्स द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाई सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के आधार पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक नहीं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है सुपीरियर, मतलब सबसे सुपीरियर है फ्रेश वाटर के मामले में। लेक ह्यूरॉन और लेक सुपीरियर की बात करें तो ये कनेक्टेड कैसे हैं, सू कैनॉल से द्वारा, सू कैनॉल, ठीक है। सुपीरियर को ह्यूरॉन से कौन कनेक्ट कर रहा है, सू हू, नाम से ये सू हू कनेक्ट हो रहा है, तो सू कैनॉल, सू और हू कनेक्ट हो रहा है ना, तो सू कैनॉल, ठीक है, या सू लॉक बोलते हैं। लेक ओंटारियो की बात करें तो ये स्मॉलेस्ट है सारे ग्रेट लेक्स में, ठीक है। जो लास्ट वाला ओ आता है वो सबसे स्मॉलेस्ट है ग्रेट लेक्स में। इतने फैक्ट्स आपको ग्रेट लेक्स से पता होने चाहिए, घुमा फिरा के यहीं से कुछ ना कुछ वो पूछ लेता है। नेक्स्ट इज फिरोज शाह तुगलक। इनके बारे में जाना ज़रूरी इसलिए है, सबसे ज़्यादा फेवरेट है। अगर तुगलक से क्वेश्चन आएगा तो या तो मोहम्मद बिन तुगलक से आएगा या फिरोज शाह तुगलक से आएगा, जिसमें से फिरोज शाह तुगलक से ज़्यादा आने के चांसेस है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर वर्क किए थे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए थे। देखो कुछ मेडिवल हिस्ट्री में कुछ लोगों के एरिया से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी से आता है, मोहम्मद बिन तुगलक से आता है, फिरोज शाह तुगलक से आता है और फिर अकबर से आता है, आना होता है तो, ठीक है। इसके बाद वालों की क्रेडिबिलिटी उतनी है नहीं, शाहजहाँ से कभी, औरंगजेब से कभी कभी आ गया, बट ये जो चार है ना, इन चारों को अच्छे से पढ़ा करो, इनसे आते हैं क्वेश्चन। तो फिलहाल फिरोज शाह तुगलक का देख लो। फिरोज शाह तुगलक ने कुछ डिपार्टमेंट्स इस्टाब्लिश करे थे, उनके नाम देख लो। दीवाने खैरात, चैरिटी का ऑफिस है, खैरात बांट रहे हो मतलब चैरिटी कर रहे हो, ठीक है। खैरात बांटना ही चैरिटी मतलब, समझ गए ना। बंदगान मतलब बंदियों का डिपार्ट, जिसमें बंदी हैं, बंदी किस में रहेंगे, बंदगान में रहेंगे। बंदी यानी कि स्लेव्स, स्लेव्स का कोई वकील भी होगा, तो स्लेव्स को बंद बना रखा है तो कोई तो वकील बोलेंगे ना, मैं बंदी बना रखा है हमें वकील चाहिए, तो वकीलेदार को हेड करता था। स्लेव्स के डिपार्टमेंट को कौन हेड कर रहा है, वकीलेदार, वकीलीदार, स्लेव्स का वकील था वो, ऐसे करके याद रखना, याद करने के लिए बता रहा हूँ। स्लेव्स डिपार्टमेंट का हेड था वकीलीदार, और स्लेव्स को बंदी बनाने वाले डिपार्टमेंट को बंदगान बोलेंगे। सराय, जहाँ पे घोड़े रेस्ट करते हैं, रेस्ट हाउसेस, घोड़े नहीं लेकिन यहाँ पे इंसान रेस्ट करते थे, मर्चेंट्स और ट्रैवलर्स, ठीक है। सराय यानी कि ट्रैवलर्स और मर्चेंट्स के रेस्ट करने का ठिकाना। न्यू टाउन्स, कुछ न्यू टाउन्स बनाए थे फिरोज शाह तुगलक ने, कौन कौन से, फिरोज़ाबाद, नाम से ही लग रहा है, फ़तेहाबाद, जौनपुर और हिसार। याद रखना ये सारे टाउन्स फिरोज शाह तुगलक के बनाए हुए हैं। अब ये जौनपुर क्यों बनाया था, अपने कज़िन मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनाया था, ठीक है। क्यों मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे जौनपुर क्यों बनाया, क्योंकि उनका नाम जौना खान भी था। क्या नाम था, जौना खान, इसलिए जौनपुर बनवा दिया। तो फिरोजाबाद और जौनपुर तो याद हो गया, ठीक है। अब फतेह करनी है और हिसाब बराबर करना है। फिरोजाबाद और जौनपुर बनाने के बाद सबसे फतेह हासिल करी और हिसाब बराबर कर लिया फिरोज शाह तुगलक ने, तो फतेहाबाद और हिसार भी इन्होंने बनवाया। कुछ हॉस्पिटल्स बनवाए थे जिसका नाम दारुल शिफा रखा, बीमारिस्तान या फिर शिफा खाना। अगर शिफा वर्ड आ जाए तो समझ लेना फिरोज शाह तुगलक के हॉस्पिटल की बात हो रही है, जिसमें शिखा नाम की नर्स है, शिखा नाम की नर्स है, जो भी दारू पी के आ रहा है उसका इलाज कर रही है शिखा, तो दारुल शिखा ऐसे करके याद रखना इनके हॉस्पिटल का नाम। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी था, ताकि कुछ टेक्स्ट वगैरह को, हिंदू मुस्लिम के टेक्स्ट को मतलब इजीली स्टडी किया जा सके, तो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी एक था फिरोज शाह तुगलक का। जिजिया टैक्स एक सेपरेट टैक्स था इनके टाइम पे। जिजिया की कहानी थोड़ी अलग है। देखो जिजिया एक्चुअली क्या था, जो हिंदुओं पर टैक्स लगाया जाता था, राइट। तो ये जो नॉन मुस्लिम पे टैक्स लगता था जिजिया, स्टार्ट तो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करा था इंडिया में, उसके पहले तो चलता ही था वहाँ पे, बट इंडिया में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करा।
इसको एबॉलिश किया था बीच में अकबर ने एबॉलिश किया था, और औरंगज़ेब ने फिर से कंटिन्यू किया था जिज़्या को। तो जिज़्या के बारे में इतनी चीज़ें पता रखना। कुतुबुद्दीन ने स्टार्ट किया था, अकबर ने इसको ब्रेक किया था बीच में, एबॉलिश करा था, औरंगज़ेब ने फिर से कंटिन्यू करा था। तो जिज़्या टैक्स के बारे में इतनी चीज़ें याद है ना। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे भी जिज़्या लगता था, कर था एक। फिरोज शाह तुगलक के कुछ कैनाल वर्क्स थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा इरीगेशन कैनाल्स बनवाए सल्तनत पीरियड में। कहाँ कहाँ? यमुना नदी किनारे हिसार में, सतलज नदी पे घग्गर में, ठीक है, घग्गर फिरोज़ाबाद में, मांडवी और सिरमौल हुर्स झांसी हरियाणा में। और ये वाटर टैक्स भी लगाते थे, हके शर्ब। बेसिकली वाटर टैक्स की जगह ये इरिगेशन टैक्स था, इरिगेशन टैक्स था ये, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा कैनाल बनवा रहे हैं लोगों की इरिगेशन में आसानी करें तो कुछ टैक्स तो लेंगे। इसको हके शर्ब बोलते थे। कैसे याद रखोगे? इरिगेशन हो रही है आपकी वाटर से, वाटर मिल रहा है, इरिगेशन कर पा रहे हो, सिंचाई कर पा रहे हो, तो आपकी श्रब्स डेवलप हो रही है ना, श्रब्स डेवलप हो रही है इरिगेशन की वजह से, श्रब डेवलप हो रही है। तो श्रब पूरे हक से डेवलप कर रहे हो आप, इसलिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, इरिगेशन टैक्स, श्रब्स, याद रखना है इसको, ठीक है। श्रब यानी टैक्स, श्रब लगने वाला, श्रब्स डेवलप कर रहे हो ना, झाड़ियाँ, इरिगेशन के थ्रू, तो वो हके शर्ब है, याद रखना, नाम से ही पता लग रहा है। ये हके शर्ब क्या है? वाटर टैक्स या इरिगेशन टैक्स। ये याद करना उतना ज़रूरी नहीं है कहाँ का कैनाल बना है, याद कर पाओ तो करना, वरना काट देना इसको। फिरोज शाह तुगलक ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे थे, जैसे कि इन्होंने स्कूल्स की मरम्मत कराई, हॉस्पिटल्स की, कैनाल्स की, रिजर्वायर्स की और रेस्ट हाउसेस की। इन्होंने कुतुब मीनार को भी रिपेयर करवाया, जो कि अर्थक्वेक की वजह से डैमेज हो गया था। उस पर 5th फ्लोर बनवाया कुतुब मीनार पे, 5वीं मीनार ऐड करी, 5वीं मंजिल ऐड करी। और ट्रांसपोर्टेड 2 अशोकन पिलर्स टू दिल्ली, 2 अशोकन पिलर्स को दिल्ली ट्रांसफ़र किया। कौन से 2 अशोकन पिलर्स थे वो? टोपरा अम्बाला, ठीक है, और मेरठ वाला पिलर। टोपरा से और मेरठ से 2 पिलर लेके दिल्ली आ गए। 2 अशोकन पिलर थे टोपरा में, मेरठ में, उसको दिल्ली आ गए। तो जो टोपरा वाला है वो अभी कहाँ है दिल्ली में? वो दिल्ली रिज में लगा हुआ है, दिल्ली रिज, ठीक है। दिल्ली में एक बरा राव हिंदू हॉस्पिटल है, ठीक है, बरा राव हिंदू हॉस्पिटल है दिल्ली में, ठीक है, यहाँ दिल्ली रिज है, उसमें ये टोपरा वाला पिलर अभी रखा हुआ है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, मेरठ वाला जो पिलर है वो, ये अभी है फिरोज शाह कोटला कॉम्प्लेक्स में, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे रखा हुआ है। तो टोपरा वाला कहाँ रखा है और मेरठ वाला कहाँ रखा है दिल्ली में, याद रखना। दोनों अशोकन पिलर है। कौन लेकर आया था? फिरोज शाह तुगलक लेकर आए थे, रिलोकेट किया था इन दोनों पिलर्स को। नाउ फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे टैक्स कौन कौन से लगते थे? खरज लगता था एक, तो खरज वाला लैंड टैक्स, विच वॉज इक्वल टू 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। जितना भी लैंड है उस पर जो प्रोडक्शन होगी उसका 1 से 10वां हिस्सा, ठीक है, इक्वल टू द 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। याद रखना कि खरज टैक्स ये जो था लैंड पे लग रहा है 1/10 प्रोड्यूस पे, ये नॉन मुस्लिम्स पे लग रहा था, ठीक है, नॉन मुस्लिम्स पे लगता था फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। और जिज़िया तो पता ही है, नॉन मुस्लिम्स पे लगने वाला टैक्स था, मेनली हिंदूज़ पे लगता था, लेकिन वुमेन और चिल्ड्रन को एग्जेम्प्ट किया गया था जिज़िया पे करने से। ज़कत 2.5 टैक्स ऑन प्रॉपर्टी रियलाइज फ्रॉम मुस्लिम्स, मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी पे 2.5% का टैक्स था। जकत नॉन मुस्लिम्स पे नहीं था, मुस्लिम्स पे था। खम क्या है? कोई भी वॉर में जो भी बूटी कैप्चर हुई है उसका 1/5 टैक्स खम बोलते थे इसको, ठीक है, कि हमने जीता है, बूटी कैप्चर करी है वॉर में, ठीक है। द रिमेनिंग ऑफ 4/5 वेंट टू सोल्जर, ठीक है, मतलब जो बूटी जितनी आपने लूटा है वॉर में, जिस चीज़ खजाना लूटा है उसका 1/5 हिस्सा तो जाएगा सरकारी खजाने में, और जो 4/5 हिस्सा बचा वो कहाँ जाएगा? सोल्जर्स के पास जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस है दरना खम में। तो खरज, ज़कत, खम और जिज़िया, चारों चीज़ें समझ गए ना। खरज और जिज़िया दोनों नॉन मुस्लिम पे लगता था, बाकी ये दोनों मुस्लिम सब पे लग रहा है। बाकी इन फतूहित फिरोज शाही खुद फिरोज शाह तुगलक ने ही लिखी थी, ये भी याद रखना। इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। कीप रिवाइजिंग, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।